बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो कवर कर चुका था, वहाँ पे बहुत कुछ जाना था हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और हमने ये भी देखा था संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित किसे कहते हैं। जब LHS RHS बराबर होती है तो उसे संतुलित कहा जाता है। एग्जाम्पल भी बहुत ही बच्चे का जैसे एग्जाम्पल लेके समझाया था, वहाँ पे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन था वो मैं सब कुछ दे चुका हूँ। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। अब पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ भी आप पेन एंड कॉपी लेकर बैठिएगा। मेरा कहना बार बार होता है, खाता कलम लेकर बैठे। मैं क्वेश्चन आंसर भी देते चलूँगा, पढ़ाते चलूँगा, समझाते चलूँगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बना है वो भी डिस्कस करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है वो भी डिस्कस करूँगा, और जो बुक का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूँगा। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आराम से बैठे आप, ठीक है। पानी वगैरह लेकर बैठे, कभी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, असंतुलित किसे कहते थे हमने जान चुका था, संतुलित क्या है उसको जानेंगे। पार्ट 1 जो नहीं देखा है बच्चे, उसको काइंडली रिक्वेस्ट है जल्दी से डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएं, वहां पे लिंक मिलेगा, और वहां से जरूर देखकर फिर यहाँ पे आए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए संतुलित नहीं है, यहाँ पे H2O का 2 परमाणु है, यहाँ पे Fe3 है, O4 है, H2 है। यहाँ पे देखिए यह संतुलित नहीं है। अब इसको हम संतुलित किसे करेंगे, कैसे करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। हम सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये जो दिया था इसको बॉक्स में डाल दिया गया है, ठीक है, बॉक्स में डाल दिया गया। ये राइट हैंड साइड है। पार्ट 1 जो बच्चा देखा है, अब मुझे लगता नहीं है उसे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो सब समझ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैं आगे से जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पार्ट 1 2 रहने से थोड़ी सी समस्या आ जाती है आप लोगों का, ठीक है, मिलता नहीं है आप लोग को, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बॉक्स बनाने बोला, मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक है, लगा लिया बॉक्स भाई। अब संतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। अब हम सूची बनाते हैं। अब सूची बनाएंगे कि Fe का कितना परमाणु है, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और राइट हैंड साइड में भी देखेंगे। Fe यहाँ पे कितना है, 1 है। उसके बाद H कितना है, यहाँ पे H का 2 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड में। अब इधर वाला के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जरूर देखिएगा। Fe कितना है, यहाँ पे 3 है। O कितना है, तो O 4 है। H2 कितना, H2 है। हाइड्रोजन की 2 परमाणु है। क्या यह संतुलित समीकरण है? मैं इसको बोलूंगा असंतुलित है। संतुलित तभी होता है LHS बराबर RHS। राइट हैंड साइड का जो परमाणु संख्या है और लेफ्ट हैंड साइड के परमाणु संख्या के अगर बराबर रहा तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। याद रखेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का अलग अलग है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों में समान है, और यहाँ पे Fe यहाँ पे कम है, यहाँ पे O कम ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कैसे हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं। यस, कर सकते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। हमने अभिकारक किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन लिखा चुका था। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अब मैं बोलता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। ये दोनों अभिकारक है, ये जो बनकर तैयार हो गया ये उत्पाद है, ठीक है। तो समझ में आ गया अभिकारक और उत्पाद क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो समझेंगे कि बोला है सुविधा के लिए, आपकी जो सुविधा है, सबसे पहले परमाणु वाले यौगिकों को अधिक परमाणु किसमें है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक है, ठीक है। तो यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिकों में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 को चुने, क्योंकि यहाँ पे Fe का 3 परमाणु है, O का 4 परमाणु है। ये मैंने उत्पाद से लिया, ठीक है। वो बोला है, बुक में बोल रहा है आपको दोनों में से किसी को लेना है। अभिकारक इधर लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, RHS राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। हमने राइट हैंड साइड वाला ही लिया, क्योंकि यहाँ पे Fe का ज़्यादा परमाणु है, O का भी ज़्यादा है, तो वो तो बोला था ज़्यादा वाला लेने के लिए, ले लिया। उसे ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन की 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। हाँ जरूर भाई, यहाँ पे देखेंगे दाईं ओर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 1 परमाणु देखा। तो ठीक है, हमने देखा, बात सही है, देखा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे,
अब हम किस तरह करेंगे, गुना करेंगे। किससे, देखिए प्रारंभ में पहले क्या था, पहले ऐसा था H2O, यहाँ पे उत्पादकों में यह अभिकारक था, ये उत्पादक थे। यहाँ पे Fe का 3 परमाणु है, O का 4 है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 से गुना देंगे। इसको किससे गुना देंगे, 4 से गुना देंगे। हाँ, यहाँ पे 4 से गुना देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुना दे दिए तो अब होता क्या है, देखिए यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारकों में शामिल तत्वों का यौगिक के सूत्र को नहीं बदल सकते। हम सूत्र नहीं बदलेंगे, ये हमारी अभिकारक ही गलत हो जाएगा, अभिक्रिया ही गलत हो जाएगा, ठीक है। हम सूत्र नहीं बदलेंगे, सूत्र जो रहेगा वही रहेंगे। हम परमाणु संख्या ज़्यादा कर देंगे, थोड़ी ज़्यादा। हाइड्रोजन 1 था तो हम 2 हाइड्रोजन डाल दिए, है कि नहीं, एक और हाइड्रोजन डाल दिए ताकि संतुलित करें हम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से गुना दिया गया है। अब 4 से गुना देने के बाद क्या होगा हम देखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, राइट। हमने 4 से गुना किया तो क्या हो गया, यहाँ पे 4 से गुना हो गया। ये पहले किया था H2O था। अब ऊपर जाके देखें, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे H2O था, यहाँ पे H2O था, इसके आगे 4 से गुना दे दिया। अब क्यों दिया, क्योंकि मुझे संतुलित करना था। क्यों दिया, मुझे संतुलित करना था, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अभी इस प्रकार होगा। अब हमारा संतुलित इस प्रकार होगा, हम इस तरह नहीं डाल सकते, ये कवर ही रहेगा, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ठीक है, बॉक्स में ही रहा। मैंने इसका पहले 4 लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखिए 4 5 6 7 8 9 4 8 9, ठीक है। दोनों का मान हम बराबर करेंगे, दोनों का मान क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आगे पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। अब देखिएगा Fe और H का जो परमाणु है, Fe और H का परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है, अभी भी नहीं है। अब बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि अब बोलेगा क्यों नहीं है, अरे भाई यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे Fe 1 है, कहाँ संतुलित हुआ। यहाँ पे मैं 4 से गुना करूँगा तो वो 4 हो जाएगा, मेरा वो 4 हो जाएगा। और H क्या हो जाएगा, H तुम्हारा कि H 2 से ये 8 हो सकता है, ये 6, देखता हूँ यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि संतुलित है नहीं, दोनों में अलग अलग है मान, ठीक है, अभी भी नहीं है। इसलिए इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हम अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, इस H2 को। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, हम दाईं ओर, ठीक है, दाएं ओर राइट साइड में 4 कर देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, इसके आगे 4 लगा देते हैं। यहाँ पे हम 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन को भी 4 कर दिए। देखिए ये H2 था, यहाँ पे 4 कर दिए, मैंने 4 से गुना कर दिया, 4 से गुना कर दिया, ठीक है, संतुलित करने के लिए। और ये सबको 8 से गुना कर दिया। अब देखिए संतुलित कैसे होगा, संतुलित कैसे होगा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, फिर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको तो 4 से गुना किया, हमने इसको भी 4 से गुना किया। क्यों किया, संतुलित करने के लिए। और हो क्या रहा है, एक एक स्टेप ले रहा हूँ, हो क्या रहा है, ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। अब पाइए कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे असंतुलित करना शेष है। अब देखिए हमने किसको किसको संतुलित किया, अब बोलिएगा यहाँ पे H आ गया ना, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे देखिएगा H2 है और 4 भी आ गया, यहाँ भी H2 है और 4 भी आ गया। ये जब 4 यहाँ पे गुना होगा तो 4 O भी 4 हो जाएगा, O कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात तो समझिए, यहाँ पे मैथ्स आ रहा है, मैथ्स चल रहा है। देखिए 4 से ऐसा हो रहा है, हम इसको तोड़ के बता रहा हूँ, H4 H2 ये आ गया, ये 4 से जब इसको गुना दूंगा O4 हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे O4 ऑलरेडी है, पहले से है, उसके बाद 4 आगे है, ये है H2 है, ये है यहाँ पे, यानी ये पूरा मान संतुलित कौन कौन हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये संतुलित हो गया, राइट मारा, ये संतुलित हो गया, राइट मारा, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, राइट मारा। यहाँ पे लोहा जो है Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ये अभी भी संतुलित नहीं हुआ, तो इसको संतुलित करना है, तो हमें संतुलित करना है। देखिए अब ध्यान से आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें बाकी क्या रहा है, अब हमारा एक तत्व बच गया है, जो तत्व है लोहा Fe।
इसको हमको संतुलित करना है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे Fe कितना है भाई, यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे कितना है भाई 1 है, तो इसको भी 3 बनाऊंगा। 3 मतलब एकदम टिक टुक बराबर बनाना है। इस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है भाई, तो 3 से गुना कर दो ना, 3 से गुना कर दो, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। अब ये भी संतुलित हो गया, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसके पहले 3 से गुना कर दो ना, तो देखिए पहले 3 से गुना कर दिया गया। ये जो Fe था इसके पहले 3 डाल दिया मैंने, यहाँ भी Fe 3 हो गया। अब बिल्कुल पूरा संतुलित हो गया। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करें। तो हमने देखा कि जब ये सब गुना कर दिया, 4 लगा दिया, हाँ, और यहाँ भी 4 लगा दिया, तो हमें मिला क्या, नया क्या मिला, नया मिला हमें, देखिए 3Fe से गुना किया तो 3Fe मिल गया, 4 से H2O को गुना किया तो 4H2O मिल गया। यहाँ भी Fe कितना आ गया, 3 आ गया, O कितना 4 आ गया, और यहाँ पे H2 कितना आ गया, 4H2 हो गया। ठीक है, बोलिएगा सर सेम नहीं दिख रहा है, अरे सेम ही है भाई। ये 4 यहाँ पे जाके O के साथ 4O4 हो गया, यही 4H के साथ जाके 4H2O हो गया। ठीक है, और यहाँ भी 4, यहाँ भी देखिए ना O4 है, यहाँ भी O4, यहाँ भी 4 जब गुना होगा तो O4 नहीं हो जाएगा, होगा ही। तो ठीक है, तो समान समान हो गया, यानी हम संतुलित कर दिए। तो संतुलित कर सकते हैं। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। अभी हम देखेंगे कि दोनों ओर की तत्वों की संख्या यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना है, बराबर हो गया। अतः समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। लिखिए, ये हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो प्रक्रियाएं होती है वही हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। आंसर आपको यहीं से लिखना है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए हम इसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। आपके एग्जाम में जितना आया था उतना ही जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट एंड ट्रायल विधि क्वेश्चन आ चुका था। तो आप लिख लीजिए हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं। तो हम लोगों ने इतना जाना कि संतुलित कैसे होता है, दोनों तरफ का मान बराबर हो गया, संतुलित है, हीट एंड ट्रायल विधि इसी को कहते हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ मिलाते चलिएगा, हाँ, रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव्य, उसके बाद गैस हो गया, द्रव हो गया, जलीय हो गया तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, उसके बाद AQ तथा S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में अवस्थित होते हैं तो AQ में लिखा जाता है, मतलब जल में घुलनशील हो, अभिकारक या उत्पाद जल में घुलनशील हो तो उसे AQ लिखा जाता है। उसके बाद द्रव्य में होने से लिक्विड L, गैस में होने से G, ठोस में होने से S, ठीक है, तो लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए कि 1.10 में H2O के साथ G चिन्हित का उपयोग किया गया। यहाँ पे देखिए, ये ही 1.10 है, वहाँ पे G लगा दिया। ये सब लिखने के बाद ये भी G हो गया, ये S हो गया, ये S हो गया, ये G हो गया। ये मतलब H2 यानी ये गैस है, ये ठोस पदार्थ है। उसके बाद S लिखा गया है ठोस के लिए, ये भी गैस है, और ये S ये भी ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ के लिए S यूज़ किया गया है, लिक्विड के लिए L यूज़ किया गया है, गैस के लिए G यूज़ किया गया है। ये सब गैस पदार्थ है। हाइड्रोजन आप जानते हैं गैस होता है। हाइड्रोजन क्या है, ये गैसीय पदार्थ है, इसलिए G लिखा गया है। तो ये दर्शाया गया है। L मतलब लिक्विड होता है, L मतलब हाँ द्रव्य होता है, और जलीय मतलब जल वालों को AQ लिखूंगा, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है, लिखा गया है। हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
यहाँ पे बोला है एक पॉइंट, हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को हम शामिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आवश्यकता ना हो तब तक हमें ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जो यहाँ पे है, और नीचे ऊपर भी दर्शाया जाता है। ये तीर है, तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश, तीर के नीचे क्लोरोफिल बना ग्लूकोज, ऐसे दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको टिक मारना है क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला वाला ही रहा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में मैं दूंगा, ऐसा नहीं है, मेरा चैप्टर खत्म होने दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ये संतुलित करना है। संतुलित समीकरण कौन सा है वो लिखना है, संतुलित समीकरण लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था में संकेत, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू बनाया था एग्जामिनर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर, ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलय अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलय तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनाते हैं। ये देखिए, ये बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए, संतुलित कौन सा है वो लिखना है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहा है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि संतुलित असंतुलित, अब हम देखेंगे संयोजन विक्रिया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये संयोजन विक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। हम लोगों ने 9 में देखा था कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर हो जाता है, और हम जब मिलाएंगे भी तो ऐसा भी नहीं होगा कि उसकी परमाणु संख्या ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। हमने जो संतुलित किया, हमने जो परमाणु संख्या में चेंज करने की कोशिश की, देखिए वो कुछ नहीं था, वो तो हीट एंड ट्रायल विधि था संतुलित करने का है। ठीक है, तो ना ही बराबर से मिश्रित हो जाता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंधन के बारे में अध्याय 9 और 4 में अध्ययन करेंगे, हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। अब हम संयोजन विक्रिया, अब एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना ले लीजिए। बुझा हुआ चूना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, हमने ले लिया। उसके बाद इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, उस बुझे हुए चूने में आपको पानी डालना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, दिखाया गया क्या इसमें ताप में परिवर्तन, वो छोड़िए। आप चूना लेते हैं ना, चूना, खाने वाला चूना, जब पानी में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। पानी में डालने के साथ साथ पानी उबलना शुरू हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, और पानी रिएक्शन हुआ ना, वही तो केमिकल रिएक्शन है, सॉरी वही तो केमिकल रिएक्शन है। पानी गर्म होके उबलना शुरू हो गया, हम लोगों ने देखा। ठीक है, चूना आपके मम्मी पिताजी जो भी पान वगैरह कोई खाता है तो देखते होंगे घर में चूने को भिगोता है, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा बनती है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर यही है, लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना का सांकेतिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना और बुझे हुए चूना का सांकेतिक नाम क्या है। बुझा हुआ चूना को CaO लिख सकते हैं, और बिना बुझा हुआ को Ca लिखा जा सकता है। Ca ये जो लिखा है OH2 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था, मैंने लिखा दिया। देखिए मेरा वीडियो थोड़ी लेंथी इसीलिए होती है क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर देते रहता हूँ इसीलिए, और नहीं देने से भी टेंशन है भाई, खाली एक्सप्लेन कर दूँ, क्वेश्चन आंसर ना दूँ, एग्जाम में क्या पढ़ना है। एग्जाम में तो बुक फिर से नहीं पढ़िएगा ना, रिवीजन देना पड़ेगा। क्या रिवीजन दीजिएगा, कुछ जो लिखा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर वही रिवीजन दीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया ऊपर,
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी अभिकारक, यहाँ से आंसर होगा, यहाँ से आंसर होगा और एग्जाम्पल ये वाला होगा, आपको ये लिखना है। और 100 क्वेश्चन ऐसा भी आया था एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 100 उदाहरण सहित लिखिए। देखिए एग्जामिनर की क्वेश्चन का भाषा क्या है, भाषा समझिए कि एग्जामिनर बोला था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये भी कहा था कि 100 उदाहरण परिचय दीजिए। आपको उदाहरण भी देना है तो ऊपर वाला एग्जाम्पल आप आराम से दीजिएगा, ये लिखकर, और ये एग्जाम्पल भी उदाहरण ये दे दीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये भी जान चुका हूँ। उसके बाद क्या आप जानते हैं, थोड़ी पढ़ लेना है, नहीं जानते हैं तो जान जाते हैं भाई, क्या है? ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। जो दीवार में रंग मारा जाता है ना, कलर वाइट चूना का, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। किसका? बुझे हुए चूने का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल कहाँ होता है? लिख लीजिए फिर से, अरे एक लाइन का आंसर ही होगा भाई, लिख लो। बुझे हुए चूने का इस्तेमाल कहाँ होता है? दीवारों में सफ़ेद रंग करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। जब दीवारों पे क्या बनाती है? यह कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, दीवारों पर कार्बोनेट बन जाता है, निर्माण करती है, होता है, और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट संगमरमर का क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपको दे देगा, निम्नलिखित में से कौन संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, वेरी इंपॉर्टेंट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और ये नाम भी याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम भी याद रखना है, ये भी पूछेगा। तो चर्चा कर लिए मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जल का निर्माण, वही है संयोजन अभिक्रिया है। अब संयोजन अभिक्रिया, यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है, यहाँ से भी सरल शब्दों में। अब फिर से एक लाइन में आपको एक लाइन में आंसर दे रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, दो या 2 से अधिक पदार्थ, ये देखिए ले लिया मैंने, हाँ ले लिया, अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद, एक ठो बनाया, 2 को मिला के एक बना, 2 को मिला के एक बना, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चूना पत्थर को मैंने मिलाया किसमें? पानी में, बनाया, तो उसके बाद एकल एक बना। इसी तरह इन दोनों को जब मिलाइएगा एक बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए ना, 2H2O O2, 2H2O, यानी इन दोनों को मिलाकर ये बना, और यहाँ पे GeGl लिखा है, इसका मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले ही बोल दिया। G मतलब गैस, L मतलब लिक्विड, ये बोल के रखा हूँ मैं, बार बार नहीं बोलूँगा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना है अभी। तो इन दोनों को मिलाकर एकल बना, एकल उत्पाद बना, ऐसी उत्पाद को हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। या तो अब्लिक सर आप तो 2 आंसर दे रहे हैं, नीचे भी आंसर है, ऊपर भी आंसर है भाई, कौन सा लिखना है आपका मर्जी। या तो ऊपर वाला आंसर तो लिख लीजिए, या ये लिख लीजिए, आपका मर्जी, दोनों ही आंसर राइट है। एग्जाम में कोई आंसर नहीं काटा जाएगा। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा भी निकलता है, देखा था मैंने, गर्म हो जाता है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा की भी उत्पन्न होती है उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आ गया, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? भाई मैं पूरा बुक का आंसर दे दूंगा, आप लिखते चलिए। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वो अभिक्रिया जिसमें भाई उष्मा उत्पन्न होगा, जो गर्म होगा और उष्मा उत्पन्न कराएगा। हम लोगों ने ऊपर वाला रिएक्शन को देखा था, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आंसर यहीं पे है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर दे दिया मैंने। प्राकृतिक गैस का दहन, अब देखिए मैं प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 + 2O2 बनाया किया CO2 + 2H2O, ऊर्जा हो गया प्लस ऊर्जा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? आप जो सांस लेते हैं ना, हाँ, वो खुद ही एक उष्माक्षेपी है। बोलिए क्यों? भाई आप बाहर से सांस लिए और सांस को जो फूकिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो गर्म हवा निकलता है, गर्म हवा निकलता है। आपका अभी अभी अपने हाथों में स्पर्श कीजिए तो
आप अपने मुंह से थोड़ा सा फूंक मारिए, गर्म महसूस हो रहा है तो ये उष्माक्षेपी। आप सांस लिए, ठंडी ठंडी हवाओं महसूस किए, अंदर लिया, गर्म होकर बाहर निकल गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन आ सकता है हम जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए। आपको मालूम नहीं, हमारे एक टीचर थे ना, विश्वास नहीं होगा, लगभग 100 क्वेश्चन तक लिखवा देते थे और इतना इजी से इतने अच्छे से समझाते थे, जिस तरह मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने अच्छे से समझाते थे, इतने अच्छे से लिखाते थे और जो क्वेश्चन देते थे वहाँ से एक भी एग्जाम में एक भी उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता, छूटेगा ही नहीं, एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, पूरा लिख सकता है सर। सब लड़का लोग 95, 85 ऐसे करके लेके आता था मार्क। आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ेगा वही लेके आएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। आपको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से होगा? खाना खाना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं हमारा एनर्जी लॉस होता है। मैं बोल रहा हूँ अभी हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, मैं टहलूंगा एनर्जी लॉस होगा। सांस भी लेते हैं ना, वो भी एनर्जी चलते रहता है। हम एनर्जी की खपत करते हैं विभिन्न कार्यों के द्वारा और उस एनर्जी को ग्रहण भी करते हैं कुछ खाकर, है कि नहीं, भोजन से, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आप चावल खाते हैं, पेट के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ा हो जाता है। आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखना, सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। चावल, आलू, जो भी खाइए, जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में एनर्जी कैसे आता है? हम जो खाते हैं वो टूटने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट टूट गया, कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज बनाया। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है। यह ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या प्रदान करती है? तो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। हम डायरेक्टली सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे श्वसन। जो यहाँ पे दिया गया है, कुछ रिएक्शन दिया गया है, हम अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। साग सब्जियां का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। देखिए, आप कोई भी साग सब्जी लाते हैं बाजार से, मूला लाएं, सब्जी लाएं, कोई भी लौकी लाएं, इसको खाते हैं, काटते हैं। काटने के बाद जो एक्स्ट्रा जो होता है ना, घी छिलका वगैरह जो भी बच जाता है, आप कहीं ले जाके फेंक देते हैं। जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज पदार्थ होता है, हाँ, उसको आप कहीं पे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो सड़ता है, गलता है और वो कंपोस्ट बन जाता है, एक सार बन जाता है। हाँ, कंपोस्ट बनता है। ये कंपोस्ट बनना भी एक उष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है, उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो भी गर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसे एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अच्छा, ये हम पहचानेंगे। ऊपर हमने देखा था कार्बन रिबन वाला, वो भी देखा था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन लिखिएगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन हम लोगों ने पढ़ा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन इस तरह बनाइए, एग्जाम में कभी अपघटन दे दिया तो आप सोचिएगा जिस सर अपघटन अभिक्रिया हमने पढ़ा ही नहीं था, तो आप क्या लिखिएगा? तो ऐसा क्वेश्चन बनाइए, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, देंगे। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप से ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है। देखिए, मैं गर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, ये नली है। देखिए, एक लड़की जो एक्टिविटी कर रही है, ये नली है, इसको गर्म कर रही है, बर्न कर रही है, ये नली है। और गैस निकल रहा है। देखिए, गैस की धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ लीजिए, थोड़ा गैस का गंध बोला है, मोड़ लीजिए, देखता हूँ। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। अब रंग कैसा हो रहा है, वो भी कलर भी देखना है, हम देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो गया? वाह, हरा कलर हो गया। क्या कलर हो गया भाई? हरा हो गया, परिवर्तन हो गया। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं।
जो गंध निकलता है उसको सूंघ कर देखिए गंध कैसा है, ठीक है। और ये अभिक्रिया बना है। आगे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजक अभिक्रिया है। वियोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में, आंसर ऐसा लिखना है, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्म टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, यह अभिक्रिया वियोजक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए ये वाला ले लीजिएगा, बस खत्म, आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। जल उड़ जाता है, जल वेपोरेशन करके उड़ जाता है वाष्पित होके। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। बाद में क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। SO2 और SO3 ये गैस है, गैसीय पदार्थ है। क्या उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, यह एक प्रमुख वियोजक अभिक्रिया है। ये भी आप वहाँ पे एग्जाम्पल में डाल सकते हैं देकर। तो ये वियोजक अभिक्रिया है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिझा हुआ चूना कहते हैं। अब क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था ना बुझा हुआ चूना से एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है। मैं पेपर देखते रहता हूँ, सभी पेपर को बहुत अच्छी से एनालाइज करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बिना बुझा हुआ चूने को क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूने को क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। यानी बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं। आया हुआ था क्वेश्चन, इसी तरह का अंदर का क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। अब ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि बिना बुझा हुआ चूने का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट के निर्माण में यूज किया जाता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजक अभिक्रिया को उष्मीय वियोजक कहते हैं। उष्मा के द्वारा अगर वियोजन होता है तो उष्मीय वियोजन कहलाता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, तो लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्टिविटीज और एक करते हैं। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चुन लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसे चित्र में दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं, क्या कोई परिवर्तन आता है? देखिए यहाँ पे दिखाया गया, हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक नली ले लिया, चिमटा से पकड़ लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया और बर्न से हमने गर्म किया, ठीक है, बर्नर से हमने गर्म किया। अब हम क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। भूरे रंग का ये धुआं निकल रहा है, भूरा भूरा कलर भी देखिए, भूरा दे दिया गया है, भूरा कलर का धुआं निकल रहा है, ठीक है। अच्छा निकल रहा है भाई, देख तो रहा है, हाँ ठीक है। एक्टिविटीज नहीं करके भी दिखाई दे रहा है हमें, हाँ चलिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है। देखिए ये क्या है? यह एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसको NO2 में लिखा जा सकता है। ये यहाँ पे बताया गया है। लेड नाइट्रेट, हीट दे दिया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़रूरत होगा तो हम बोल देंगे। एक एक्टिविटी और लेते हैं। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबर का डॉट लगा दीजिए। रबर लगा दिया गया है, चलिए ठीक है, लगा दिया, कोई बात नहीं। जैसे कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल लीजिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए तथा जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। इसमें अब एसिड डालने बोल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। जल में भरी 2 आंशिक परख नली को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। उल्टा करके रखना है, अच्छा ये कुल उल्टा करके रखा है, उल्टा करके रख दिया। अब यहाँ पे बताया गया क्या क्या लिया मैंने। ये देखिए एक बैटरी, यहाँ पे एनोड है, ये कैथोड है, इसका नाम है एनोड, इसका नाम है कैथोड। यहाँ पे स्विच है, स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना आप बिजली का, वो है। ये बैटरी है, लगा दिया मैंने। उसके बाद ये ग्रेफाइट, ये है, ये जल है, ये लिक्विड है। उसके बाद जल, अच्छा इसके अंदर भी जल है। अब परख नली, तो ये पूरा को परख नली बोला जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन। अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्लास्टिक का मॉग है। अच्छा रिएक्शन क्या होता है? डेंजर रिएक्शन है, देखा जाए।
तो हम देखेंगे, अब हम लोगों ने जान चुका कि क्या क्या लेना है। अभी इसका आंसर नहीं दिया गया, आंसर बाद में मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये पढ़ते हैं। चाइना डिस्क में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। हम ले लिए, यहाँ पे दिया है सिल्वर क्लोराइड। चाइना डिस्क ये है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। इसका रंग क्या है? रंग क्या है? अच्छा, जो भी है, इस चाइना डिस्क को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अच्छा, रोशनी में रख दिया मैंने, सनलाइट में। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग में कोई परिवर्तन आया? यस, चेंजिंग होगा। देखेंगे क्या चेंजिंग होगा। ये क्वेश्चन लिखिए। जब 2 ग्राम चाइना डिस्क को सूर्य के प्रकाश में, जो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को, ऐसा क्वेश्चन लिखिए, एक चाइना डिस्क में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेकर सूर्य के प्रकाश में रखने से उसमें क्या परिवर्तन आता है? क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने लिखा है। क्वेश्चन इस तरह लिखिएगा, चाइना डिस्क में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेकर उसको सूर्य के प्रकाश में रखने से क्या परिवर्तन आता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर रंग होकर सिल्वर धातु बनाता है। प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, पूरा आंसर है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर, धूसर रंग, उसका रंग बदल जाता है, धूसर रंग होकर सिल्वर धातु बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर भी यही है। डायरेक्ट आंसर दे दिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो वियोजन हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ भी वियोजन अभिक्रिया काम किया, जिसके कारण उसका रंग ऐसा बदल गया। ठीक है, तो सिल्वर ये सब दिखाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जे किस अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? वही वियोजन अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसी प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, अब हमें पढ़ना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उस समय ऊष्मा को फेंक रहा था और अभी हम ऊष्मा को ग्रहण करेंगे। ऊष्मा को फेंकने वाले को ऊष्मा छेपी, ऊष्मा को ग्रहण करने वाले को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है। बोलिएगा सर इतना आया एग्जाम में? अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि एक ही एग्जाम में सब आ गया। ये कई साल का पेपर आप उठा के देखिए। हाँ, आप 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सब पेपर को उठाइए जो फाइनल पेपर है, फिर समझ में आएगा एग्जामिनर की टैलेंट, एग्जामिनर कैसे काटता है, एग्जामिनर की पैटर्न। ठीक है, ये देखिए, एक परख नली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनिया क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया उष्मा छेपी है व उष्मा शोषी? उष्मा छेपी, उष्मा को बेगना, उष्मा शोषी, उष्मे को ग्रहण करना। चलिए, किसी पदार्थ X के विलय का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ये यहाँ से नहीं चाहिए क्वेश्चन, एक बार मिला था शायद। चलिए छोड़िए, ये चाहिए नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। मैं सब चैप्टर, हिंदी हो, विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, ज्योग्राफी हो, सब कुछ इसी तरह समझाता हूँ और मैथ्स भी कराता हूँ। बिल्कुल आपको सब मिलते रहेगा डे बाय डे। यहाँ पे देखिए, ग्रामर भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट ग्रामर है, आपको सब कुछ समझाऊंगा एकदम। अब है विस्थापन अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन आया था। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन करना भाई, है कि ना, विस्थापित कर देना, दे देना, डाल देना। लोहे की 3 कील लीजिए। अब लोहे का कील लेना है, ले लिए। उसके रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए, थोड़ा सा उसको साफ कर लेना है। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नली लीजिए, ले लिया।
प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलय लीजिए, मान लीजिए ले लिया। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परख नली के कॉपर सल्फेट के विलय में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। हाँ ठीक है, उसको बांध कर डुबो कर रख दिया, सोचिए रख दीजिए। तुलना करके देखिए कि ये कील को अलग रखिए, दोनों कील को अलग रखना है। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलय से बाहर निकाल लिया। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलय के नीले रंग की तीव्रता में तुलना कीजिए, रंग नीला हो गया है। कॉपर सल्फेट के विलय में डूबी कीले के रंग की तुलना बाहर रखी कीले से कीजिए। अच्छा कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखिए स्टैंड है, एक छड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ये घोल है, लिक्विड है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो कील है, कील आप दिखाई दे रहा है, और जूम कर रहा हूँ भाई, दिखाई दे, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से दिखाओ। अच्छा हाँ, 2 कील है, दोनों को धागा से बांध दिया गया है, दोनों को अलग अलग रखा गया है। उसको 20 मिनट तक उस कॉपर सल्फेट के घोल में, लिक्विड में डालकर रखा है, ठीक है। धागा ऊपर लिखा है, ये परख नली तो मालूम ही है। अब हम इसको निकालता हूँ, बाहर निकालता हूँ, क्या प्रक्रिया होता है। लोहे की कील, अब देखिए ये ओरिजिनल कील था, ये ओरिजिनल कील है, इस तरह था, ठीक है। और कॉपर सल्फेट के विलय से बाहर निकलने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया, कलर में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, कलर देखिए कैसा हो गया। अच्छा हाँ, तो प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलय की तुलना। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलय का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रियाएं हुई। Fe मतलब लोहा, लोहे के साथ कॉपर सल्फेट को जब मिलाया जाता है तो आयरन सल्फेट क्या निकलता है, आयरन सल्फेट और Cu फॉर्म होता है, ठीक है। Cu फॉर्म होता है, क्या क्या मिला, Fe लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला, लिक्विड में डाला, तो हमें आयरन सल्फेट मिल गया और Cu एक गैस निकल गया, ठीक है, सॉलिड कठोर Cu कॉपर, अच्छा कॉपर निकला, गैस नहीं निकला। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलय में विस्थापित कर दिया, या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे चेंजिंग क्या हुआ है कि जब ऐसा कलर था, ठीक है, ऐसा कलर था, ठीक है, ऐसा कलर था, पहले ऐसा कलर था, जब हम कील को डालते हैं तो कलर इसका चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर इसका चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद मतलब कलर भी चेंज हो गया, विस्थापन कर दिया, मतलब अपना रंग उसको दे दिया, उसका रंग भी अपने आप में ले लिया, मतलब कुछ अपना दे देना, कुछ वहाँ से ले लेना, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ दिए कुछ लिए, ऐसा हो रहा है। तो कील का भी कुछ था, उसने उसको दे दिया, कुछ कील दिया नहीं, यहाँ पे देखिए तो आराम से दिया। कील के पास क्या था, Fe था, उसको क्या दे दिया, आयरन सल्फेट दे दिया, सल्फेट के साथ मिलकर, कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट हो गया, घोल में परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ। तो वही है लेना देना, वही है विस्थापन अभिक्रिया, लेना और देना। तुमसे कुछ लिया, तुमको कुछ दिया, मेरा भी कलर चेंज हो गया, आपका भी कलर चेंज हो गया, उसको लेना देना, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो क्वेश्चन बना लिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए यही वाला, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक और देखिए जिंक और लेड ये दोनों बहुत पावरफुल है, कॉपर से बहुत पावरफुल है, इसलिए कॉपर को कमज़ोर है, कॉपर कमज़ोर है, तो कमज़ोर व्यक्ति को आप धक्का दे सकते हैं कि नहीं। एक कमज़ोर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक बलवान व्यक्ति खड़ा है, इसको धक्का दे के हटा सकता है कि नहीं वहाँ से, ऑब्वियसली, और उसका स्थान ले सकता है। इसको बोला अरे तू हटाओ, मैं आऊँगा, वो आ गया। बात वही हुआ कि आप हटा सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों पावरफुल था, इसके पास ज़्यादा शक्ति थी और कॉपर के पास कम शक्ति था, तो कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह ले लिया। यही है विस्थापन करना, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से एक जगह। और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे पढ़ते हैं। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलय लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। 2 विलयनों को, दोनों लिक्विड यानी दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा, तो हमने क्या देखा भाई, देखेंगे, ये देखिए मिला लेना है दोनों को, ये इसको एक साथ डालना है, ठीक है, डाल लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक सादा श्वेत रंग बनता है जो जल में अविलय है। इस विलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट,
अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक लाइन में आंसर। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन फिर से बना लो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उसका आंसर यही होगा। और यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण जरूर लिखना है, ठीक है। अब द्विविस्थापन को अब वेरी इंपॉर्टेंट मानूंगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन द्विविस्थापन। कई बार क्वेश्चन में ये भी आया था, एग्जाम में कई बार आया हुआ था। ऐसा क्यों होता है? BA स्क्वायर प्लस तथा SO स्क्वायर बाई 4 माइनस की अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलय में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आंसर होगा। वे अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आता है। देना लेना, आदान प्रदान, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और मैंने बोला था लेना देना, ऊपर भी बोला था ना मैंने। विस्थापन में सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे क्या करता है? धक्का दे के हटा देता है। एक बलवान रहता है, एक कमज़ोर रहता है। एक कमज़ोर रहता है, ये सुकटी है, इतना पतला है, इसको हटा दिया, भाई तुम भागो, इसको धक्का दे दिया और इसको हटा दिया, तो ये हट गया और ये खुद इसका जगह ले लिया, इसको बोला जाता है विस्थापन। और द्विविस्थापन बोला ठीक है, द्विविस्थापन मतलब ऐसा कि वो बोला ठीक है, जे मेरे पास कुछ आम है, तुम्हारे पास कुछ अपेल है, तुम मुझे कुछ अपेल दो और ये तुम मुझे कुछ आम दो, लेना देना, आदान प्रदान, ये द्विविस्थापन है। इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया है, ये सब नहीं चाहिए। अपचयन उपचयन क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है, तो इसको मैं वीवीआई ही नहीं बोलूँगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोलूँगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, अपचयन और उपचयन से आप क्या समझते हो? डिफरेंस बिटवीन, राइट, डिफरेंस बिटवीन दोनों के अंदर पूछा था, अपचयन उपचयन के अंदर, ठीक है। कॉपर ऊपर एक्टिविटी है। अच्छा, चाइना डिस्क में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। अच्छा कि करता हूँ, आप क्या देखेंगे? चाइना डिस्क है, उसमें मैंने क्या ले लिया? उसमें मैंने ले लिया चूर्ण, कॉपर का चूर्ण ले लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा हीट दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जाली रखा हूँ ताकि हीट हो, वो बैठ सके और हीट पास हो सके। तो ये स्टैंड है, अभी देखता हूँ क्या होता है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। क्या परत हो जाएगी? काली परत चढ़ जाएगी। यह काला पदार्थ क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है, हाँ ठीक है, बना है। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अच्छा, कॉपर प्राप्त हो गया उससे, और उसका रंग में भी परिवर्तन आया, ठीक है। तो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना भी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का बढ़ना, शॉर्टकट, ऑक्सीजन का बढ़ना कहता है ना, ऑक्सीजन का बढ़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का घटना उपचयन कहलाता है। ओ सॉरी, उपचयन है। ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन कहलाता है, उपचयन, उपचयन, ऑक्सीजन का बढ़ना, ऊपर, शॉर्टकट ट्रिक, ऊपर, ऊ से ऊपर होता है, ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर जाना, ऊपर मतलब वृद्धि होना, वृद्धि होना, वृद्धि होना मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का ऊपर बढ़ना, वो उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का नीचे नामना, घटना, हास्र होना, नीचे नामना, घटना, अपचयन कहलाता है। याद रहा, याद रहा। ऑक्सीजन का बढ़ना मतलब ऊपर उठना, वो उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का नीचे नामना मतलब कमना, हास्र होना, यानी उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हो गया, दोनों को समझा दिया, बहुत ट्रिक के द्वारा समझा दिया। ऊ है, ऊ से ऊपर, ऊपर, ऊपर मतलब वृद्धि हुआ, और नीचे मतलब हास्र हुआ, ठीक है, उपचयन और अपचयन समझ गया हम लोगों ने। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गए, तो ये ऑक्सीजन का ही लेन देन का खेल है। अब हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हास्र हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है। उपचयित और अपचयित भी होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडक्शन अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन लिख लीजिए, रेडक्शन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में, क्वेश्चन इस तरह लिखना है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होना और ऑक्सीजन का घटना,
कभी ऑक्सीजन बढ़ता भी है तो कभी ऑक्सीजन घटता भी है। दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ चलती है, इन दोनों प्रक्रियाओं को हम रेडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आंसर बोल रहा हूँ सजाकर, समझ में आ गया? तो आंसर फिर से सुनना है, पीछे कर ले। रेडक्शन अभिक्रिया। अब 1.3 में कार्बन अपचयित होकर CO तथा ZNO अपचयित होकर ZN बनाता है। यहाँ से हम लोगों ने उपचयन अपचयन नहीं आएगा, तो हमने समझ गया, बस समझने की ज़रूरत थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? उपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि होना भाई, कभी देखा है? अच्छा, देखा होगा। संचारण क्या होता है? संचारण, क्वेश्चन लिख लीजिए, संचारण किसे कहते हैं? अब बोलिएगा सर इतना लिखा है, पता नहीं मुझे कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मैं कितना क्वेश्चन लिखा चुका हूँ मुझे ही नहीं मालूम, किंतु क्वेश्चन जितना बन रहा है मैं दे रहा हूँ। संचारण किसे कहते हैं? इसका आंसर मैं दूंगा, पहले समझते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है। लोहे का कोई भी नया वस्तु बनकर आता है, बहुत चमकता है, हाँ, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और जंग लग जाता है। जंग कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। आप थोड़ी सी हवा में रख दीजिए, ऑक्सीजन के प्रभाव में रख दीजिए, खुले जगह में रख दीजिए, थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर यानी ठीक है, थोड़ी सी हवा थोड़ी सी पानी पड़ने से उसका रंग बदल जाता है, जंग लग जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगने कहते हैं। लोहे का जंग लगना। लोहे पर जंग क्यों लगता है? क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिखिएगा, जब लोहा खुली हवा में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसमें भूरे रंग जम जाता है, उस भूरे रंग को ही लोहे में जंग लगना कहा जाता है। अन्य कुछ धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी या तांबा पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? आप कोई तांबा का बर्तन लीजिए, बाहर रख दीजिए, थोड़ा पानी डाल के रख दीजिए, कल देखिएगा थोड़ा काला काला परत जम गया। ऐसा क्यों हुआ? रिएक्शन हो गया। परत के रंग पर ध्यान दीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तब यह संचारित होती है और इस अभिक्रिया को संचारण कहते हैं। देखिए क्या होता है संचारित होना, ये जंग लगकर क्या होगा? मतलब क्षय होना, संचारण होना। एक लोहे का ये बर्तन है, अब ये खुली हवा में रखा, इसका जंग लग गया, थोड़ा थोड़ा जंग लगेगा, थोड़े और कुछ दिन और रखूँगा जंग लगेगा, और रखूँगा जंग थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ने के बाद एक दिन इसे उठाऊँगा मैं अपने हाथ से और थोड़ा सा इसको धक्का मारूँगा तो जंग टूट कर नीचे गिरेगा। ये जंग नहीं टूटा, ये लोहे को तोड़ कर गिरा दिया। जंग क्या करता है? संचारित, मतलब तोड़ कर गिराता है, थोड़े थोड़े क्षय करना, क्षयवित करना, ठीक है, उसको क्षय कर देता है धीरे धीरे, है कि नहीं, घस कर हटा देता है, वो ये संचारित। अब लिखिए कि ध्यान, अब इसका आंसर यहाँ से होगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण है। आपको पूरा आंसर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। संचारण का मैंने आंसर लिखा दिया, आई होप आप भी समझ गए। और संचारण क्या है समझ भी गए, वो जंग लगना, धीरे धीरे क्षय होना, वही संचारण है। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तु की बहुत क्षति होती है। मैंने बोला क्षति होता है, टूट कर गिर जाता है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है, बहुत डेंजर है। लोहा बहुत जल्दी संचारण होता है, जल्दी जंग लगता है, टूट जाता है, चाहे वो आपका साइकिल हो चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च करना होता है। अध्याय 3 में आपको संचारण के बारे में अधिक जानकारी मिलेंगी। इस संचारण को हम कैसे रोक सकते हैं? हम बोल दे इसको कैसे रोक सकते हैं? या तो पेंट कर दीजिए लोहे पर, संचारण नहीं होगा, या ग्रीस लगा दीजिए, संचारण नहीं होगा, या ऑयल, किसी का ऑयल लगा के रखिए, संचारण नहीं होगा। आप जब कोई भी सामान खरीदने जाइएगा, साइकिल का चाहे गाड़ी का, तो देखिएगा वो लोग जो पैकेटिंग करके रखता है उसको ज़्यादातर देखिएगा या तो पेंट रहता है या तो वो कुछ ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह डाल के रखा हुआ रहता है, ताकि वो मतलब ये ना हो, जंग ना लगे। विकृत गंधिता, ये क्वेश्चन लिखिए, विकृत गंधिता क्या है? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा
विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तो प्राय तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अब देखिएगा, ये सब उपचयन का कारण है। अब विकृत गंधीता क्या है, गंधीता क्या है मैं समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास आपने दाल बनाया और दाल को एक गिलास में रखा, ठीक है, रख दिया। इस गिलास में आपने दाल भर कर रखा है, ठीक है। अब इसको आज रात को बनाया, रख दीजिए, कल सुबह उठकर इसका गंध देखिए तो आप बोलिएगा महक गया है, दाल महक गया है। दाल का अब उस महके हुए को थोड़ा टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है। अब बोलिएगा खट्टा लग रहा है भाई, ये कल इतना टेस्टी था, आज खट्टा भी लग रहा है, गंध भी मार रहा है। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ उपचयन के कारण। ये क्यों हुआ? ये हुआ उपचयित के कारण, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, उपचयित हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, उपचयित हुआ, ऑक्सीजन मिला, रिएक्शन किया और अपने आप वो चेंजिंग हो गया, है कि नहीं, और वो इसका परिवर्तन हो गया, ठीक है, परिवर्तन हो गया। अब इसको बचा के रखने के लिए क्या करना चाहिए था आपको? इसीलिए हम लोग फ्रिज में डाल के रखता है, हम लोग फ्रिज को बंद करके ऑक्सीजन कम पहुंचाता है, फ्रिज में डाल के रखता है। या तो आपको एक काम करना पड़ेगा, मान के चलिए कोई भी तेल वाला पदार्थ, कोई भी तेल से कोई भी सामग्री बनाइए, चाहे चिप्स बनाइए, चाहे खाने की कोई पकोड़ा बनाइए, वो कल वो थोड़ा बहुत गंध करेगा ही करेगा, उसका स्वाद थोड़ा अलग होगा ही होगा। अब बोलेगा क्यों? क्योंकि तेल लगने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दे, तेल से भी रिएक्शन हो जाता है। अब मान के चलिए जो बाजार में मार्केट में चिप्स का पैकेट जो आप खाते हैं, ठीक है, वो गंध क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका जो पैकेटिंग होता है ना, कंपनी में पैकेटिंग करते समय क्या किया जाता है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है और वो फुला हुआ रहता है और उसको खराब होने नहीं देता है। तो ये सब बातें हैं, तो आप जान चुके कि क्यों होता है और गंध क्यों करता है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा कि चिप्स के पैकेट में यानी तेलीय पदार्थ वाला कोई भी पैकेट होता है, उसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो क्वेश्चन था, उसका आंसर दे दिया। अब है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा, इसके बाद आप बोलिए सर आंसर आपको फुल आंसर मैं दूंगा, ये बुक के अंदर वाला आंसर मैं फुल दूंगा, वो एक्स्ट्रा वीडियो में रहेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखा ही रहेगा थंबनेल में कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा थंबनेल बनेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी तो मैं एक्सप्लेन भी किया, अभी जो भी दिया ना मैंने क्वेश्चन और आंसर जो भी दिया वो इनर क्वेश्चन था, इनर आंसर था। क्वेश्चन आंसर वो अंदर वाला था, वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये बाहर से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, बुक वाला क्वेश्चन भी देता है। तो बुक वाला जो क्वेश्चन है बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता है एग्जाम में, तो उसको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 95 85 लाना है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करेंगे, ये वाला भी पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, अंदर वाला मैंने दे चुका हूँ। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई मान लीजिए। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, ऑलरेडी लिखा दिया था, छोड़ दीजिए, काट दीजिए, नहीं चाहिए। यह अभिक्रिया का 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से कुछ दिया है नीचे, 1 नंबर वाला, 1 नंबर का पूरा चाहिए, ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल एमसीक्यू, यहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट, मोस्ट बीबीआई। और अब बोलिएगा क्यों मोस्ट बीबीआई? क्योंकि एमसीक्यू है ना भाई, ये तो एग्जाम में दे ही देता है यहाँ से। तो ABCD जो भी है सब चाहिए 6 नंबर, ये सब चाहिए, ये 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सब चाहिए, ये सब चाहिए। नाइट्रोजन दहन ऑक्साइड बनाता है, ये सब चाहिए। अभी मेन क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हाँ, यहाँ से अब शुरू होते हैं, यहाँ से मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने दे दिया आंसर, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है। शोषण को उष्मा से भी, ये भी मैंने दे दिया, फिर भी लिखा दूंगा मैं, फिर भी ये सब मैं फिर से आंसर देने वाला हूँ, इन सब का आंसर फिर से मिलेगा। देखिए अपचयन उपचयन यहाँ भी है, मैंने इसका आंसर दे ही दिया, ठीक है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए, मैंने बोल दिया। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि विकृत गंधिका से बचने के लिए, खराब ना होने के लिए नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। मैंने अभी पढ़ा दिया। संचालन क्या है, विकृत गंधिका क्या पढ़ा, मैंने ओवरऑल मैंने पूरा आंसर दे चुका हूँ। फिर भी किसी को अगर चाहिए, मन शांति नहीं हो रहा है सर मुझे और चाहिए इसका आंसर, तो ज़रूर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। हमारा जो नोट्स रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। और कैसा लगा मेरा पढ़ाई, आपको समझ में आ रहा है, कैसा लगा
ठीक है, पढ़ाने के तरीका क्या गलत है ना और कुछ थोड़ा बदलाव करनी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कुछ समझ में ना आए फिर भी कमेंट कीजिएगा, जरूर एक कमेंट तो थैंक्स जरूर लिखना है। सो बाय बाय, टेक केयर। आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।